डियर स्टूडेंट्स आदाब, मैं मास्टर निर्मल सिंह, मास्टर जू लुरगाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आज एक बार फिर आपके साथ आज का टॉपिक एयर पोल्यूशन लेके आया हूँ, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक क्लास 9 सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्सेज से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेसन वी केम टू नो द मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। आज के टॉपिक के मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आज के टॉपिक से हम कुछ खास बातें शेयर करने का मौका मिल रहा है, जिनमें आप देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एयर पोल्यूशन से क्या मुराद है और इसको कैसे हम डिफाइन कर लेंगे। दैट मीन्स आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। देन देयर सेकेंड वन इज एजेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी किन चीज़ों से हमारी एयर पोल्यूशन हो रही है। थर्ड वन इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी किन चीज़ों से ये कहाँ से पैदा हो रही हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं जिनसे एयर पोल्यूशन हो रही है। और उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन से पड़ने वाले बुरे असरात जो हैं उनके बारे में हमें शेयर करने का मौका मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हवा जो है ये मुख्तलिफ गैसों से मिलके बनी है। ये मिक्सचर, इट इज़ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। तो इसको हम ऐसे डिफाइन किया गया है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जब हवा के साथ मिल जाती है जिससे उसकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें कोई तब्दीली रोनुमा हो के आ जाती है, इस चीज़ को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। या फिर ऐसे भी सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, एडिशन ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर और इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल which affects the life is called air pollution. The substances or agents which pollute the air are called pollutants. प्यारे बच्चों, मैं सिंपल सी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर में चाय बनाते हैं तो आपको पता है चाय में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर चाय तैयार की जाती है। इसमें हमें शुगर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा इसमें हमें टी लीव्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी चाय बनाने के लिए हमें खांड, पानी, दूध और चाय पत्ती चाहिए। तो अब अगर ऐसा हो जाता है, हमारे पास 3 तरह के चाय के कप पड़े हुए हैं। सपोज़ ये पहले वाला जो है, इसमें शुगर की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, यानी लिमिट से ज़्यादा है। जितना इसमें हमें डालना चाहिए था उससे हमने ज़्यादा डाल दी है। दूसरे वाले चाय का कप जो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसमें इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ थोड़ा सा इसके साथ मैंने ऑयल, एडिबल ऑयल, जो सब्जी में हम तेल डालते हैं, जो खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी मैंने इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर दिया। लेकिन तीसरा चाय का कप हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ है जिसमें हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, यानी शुगर, वाटर, मिल्क और टी लीव्स जो हैं, ये प्रॉपर मिकदार में, प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, प्रॉपर क्वांटिटी में हमने इसको डाल दिया है। यानी पहले वाले चाय कप में आपने देखा कि चीनी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। दूसरे में हमने इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा शुगर, वाटर, मिल्क, टी लीव्स के अलावा हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और तीसरे वाला कप का जो है चाय का, इसमें हर कोई चीज़ जो है, शुगर, वाटर, मिल्क, टी लीव्स जो है, ये प्रॉपर मिकदार में है। तो कौन सा चाय का कप हम प्रेफर करेंगे? मुझे लगता है हम सभी लोग ये तीसरे वाला चाय का कप जो है इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हर कोई चीज़ जो है वो प्रॉपर मिकदार में है और इससे ना इसकी कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी, ना इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई तब्दीली रोनुमा होके आई है। तो इसी तरीके से आपको पता है एयर जो है, हवा जो है, ये भी मुख्तलिफ गैसों से मिलके बनी हुई है। और आप जानते हैं इसमें तकरीबन नाइट्रोजन की मिकदार जो है
वो 78.82%। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 20 नियर अबाउट ये 78 या 79 रख दीजिएगा, ये 21% रख दीजिएगा। उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे 0.3%, और उसके बाद वाटर वेपर्स और बाकी की चीज़ें जो हैं वो 0.7% के बराबर हैं। तो अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड हो जाती है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से अलावा कोई चीज़ इसमें ऐड हो जाती है, तो इसके जो फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसमें तब्दीली रोनुमा होकर आ जाती है, और ये फिर फ़ायदे के बजाय हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसमें आप देखेंगे और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आर्गन वगैरह, वो भी इसमें पाया जाता है। लेकिन या फिर अगर इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से किसी एक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उससे भी इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें तब्दीली रोनुमा होकर आ जाती है। तो इसी चीज़ को एयर पोल्यूशन कहा जाता है, जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से सिवा कोई, इसके अलावा कोई और चीज़ इसके साथ ऐड हो जाती है, या फिर जो इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर इन्हीं की मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी को एयर पोल्यूशन कहा जाता है। और इसी को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल characteristics of air is called the air pollution, or in simple words, addition of unwanted and harmful substances in the air or increase in the quantity of its constituents beyond the normal level which affects the life is called air pollution। यानी कि अगर हवा में कोई ऐसी चीज़ ऐड हो जाती है जिससे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे असर पड़ जाता है, और ये चीज़ फिर फ़ायदे के बजाय हमारे लिए, जानदार चीज़ों के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए, ये नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो इस तरह की हवा को पोल्यूटेड एयर कहा जाता है। या फिर दूसरी तरह से आपने देख लिया कि कोई भी अनवांटेड चीज़ जब इसमें ऐड हो जाती है, या इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है जब उनकी लेवल भी अप हो जाती है नॉर्मल लेवल से, तो इस तरह से भी इसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वो एजेंट्स, जैसे हमने चाय में एक्सेस शुगर डाल दिया और इसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर दिया, यहाँ इसमें चाय में हमने ऑयल डाल दिया और इसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर दिया, तो यहाँ ये एजेंट्स बन गए जिन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर दिया। इसी तरीके से जब एयर में, जब हवा में कुछ ऐसे जुज़ चले जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस चले जाते हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर देते हैं, तो उनको हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जो जिन चीज़ों से एयर पोल्यूशन रोनुमा होकर आ जाती है, उन चीज़ों को एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जहाँ तक कि कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स का ताल्लुक है, यहाँ बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स आप देखेंगे, जिनमें आप सबसे पहले डस्ट, आप देखते हैं कि आजकल ट्रैफिक ज़्यादा चलने के साथ साथ या बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा होती हैं, क्योंकि ये जो भी तब्दीलियाँ रोनुमा होकर आ रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेटली यूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, आरामदेह बनाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इस कायनात में शुरू कर दी हैं जिनसे ये तब्दीलियाँ जो हैं ये रोनुमा होकर आ रही हैं, जिनसे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रही है, जिनसे ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो है, ऐसी प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे कारखाने या ट्रैफिक के चलने के साथ साथ और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनसे हवा में, एयर में डस्ट की मकदार जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए उभर के आ रही है। और इसके ये भी एक पोल्यूटेंट है। अगर उसके बाद आप देखेंगे कुछ कार्बन पार्टिकल्स के बारे में, जो स्मोक वगैरह निकलता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, यानी सूट इंडस्ट्रीज जो स्मोक निकलता है, उनसे भी आप देखेंगे उनके साथ कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके इसके स्ट्रक्चर को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, हवा की प्रॉपर्टीज़ को, एयर की प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर देते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर के आ जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा पॉल्यूटेंट जो है
दैट इज़ ऐश यानी राख। तो आप देखते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी रोनुमा होती हैं जिनसे ये चीज़ें जो हैं, ऐश जैसी चीज़ें जो हैं, ये दिन ब दिन इनकी मिकदार जो है ये एटमॉस्फेयर में, ये एयर में बढ़ रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ गैसेस के बढ़ने के साथ साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार जो है उसके बढ़ने के साथ साथ, या जो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मिकदार के बढ़ने के साथ साथ, या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं इनके बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उभर के आ रही हैं, जिनका जिक्र हम आगे कर रहे हैं। तो ये भी कुछ गैसेस के ऐड होने से, उनकी मिकदार जो है वो बढ़ने से एयर में इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स की मिकदार भी जो है वो दिन ब दिन एयर में बढ़ रही है, जिससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं। उसके बाद आप देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आप देखते हैं कि हमारी गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, बाकी चीज़ों से निकलने वाले रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होते हैं, इनसे निकलने वाली जो धुआं, स्मोक या कुछ गैसेस जो हैं, उनके साथ कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे एयर को पोल्यूट कर देते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे सीमेंट डस्ट, एस्बेस्टोस डस्ट, स्टोन डस्ट, यानी कि बहुत सारे कारखाने जो हैं, फैक्ट्रियां जो हैं, जिनमें आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जहाँ से सीमेंट तैयार किया जाता है, ये एक तरह के स्टोन से तैयार किया जाता है। तो वहाँ अगर आप देखेंगे इसमें भी इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स, यानी प्लांट से कुछ निकलने वाले कुछ ऐसे उनके जुज होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके इसको पोल्यूट कर देते हैं। या फिर रेडियो एक्टिव रेज, इनके एयर में जाने से भी एयर पोल्यूशन रोनुमा होके आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये बताया कि ऐसी चीज़ें जिनसे एयर की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली रोनुमा होकर आती है, इनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। और इसमें देखेंगे आप नंबर 1 डस्ट, नंबर 2 कार्बन पार्टिकल्स, आप देखेंगे ऐश, आप देखेंगे कुछ गैसेस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पोलन ग्रेन्स एंड रेडियो एक्टिव रेज। लेकिन ये सभी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में जाके ऐड हो रही हैं, इसमें ज़्यादातर रोल जो है ये हमारी अपनी गफलतसारी से हो रही है। मैंने आपसे अभी बता दिया कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रोनुमा होती हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं जिनसे ये पॉल्यूटेंट्स की मिकदार जो है वो दिन ब दिन एटमॉस्फेयर में, जो एयर में जो है वो बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं कहाँ से पैदा होके आ रहे हैं और फिर हमारी एयर पोल्यूशन जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। तो जहाँ तक सोर्सेज का ताल्लुक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। यहाँ आप देखोगे, एक तो है नेचुरल सोर्सेस, दूसरा हो गया मैन मेड सोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक नेचुरल सोर्सेस का ताल्लुक है, ये ऐसे सोर्सेस हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कुदरती तौर पे रोनुमा होकर आती हैं, उभर के आती हैं इस कायनात में, और इनसे कुछ ऐसे मटेरियल्स जो हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में ऐड हो जाते हैं, तो इन्हीं से एयर पोल्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शंस जब कहीं भूचाल आते हैं तो आतिशफ़शान के फटने से ज़मीन के अंदर से बहुत तरह का मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है, और यही चीज़ें जब एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं तो ये एयर पोल्यूशन कर देती हैं, जिसमें आप
ऐश, डस्ट या कुछ और हार्मफुल गैसेस आप देखेंगे, उनसे भी ये रोनुमा होके आ सकती है। यानी सबसे पहले आपने देखा वॉल्केनिक इरप्शंस, यानी जहाँ कभी भी कोई आतिशफशा पहाड़ जो है वो फट जाते हैं, तो उस सूरत में ज़मीन के नीचे से लावा जो होता है उसके साथ जो बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो हमारे एयर के साथ मिलके इसको पोल्यूट कर देते हैं। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स, दूसरा आप देखेंगे इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स। तो ये चीज़ें भी आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में कुदरती तौर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बरसना या बाकी आप देखते हैं तूफ़ान वगैरह, ऐसी चीज़ों से भी एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं वो एयर के साथ ऐड हो जाते हैं जो इसको पोल्यूट कर देते हैं। तीसरी आप देखेंगे कुदरती तौर पर रोनुमा होने वाली जो है दैट इज़ फॉरेस्ट फायर। तो आप देखते हैं कि पिछले कई सालों से हम ये बहुत बार सुनते आ रहे हैं, कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में जंगलों में आग लगने की बदौलत से जो परेशानियां उभर के आ रही हैं, तो उनसे भी हमारे एयर में बहुत सारी तरह के पॉल्यूटेंट्स जो हैं, यानी धुआं वगैरह, ऐश जो है, या कुछ हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जाके जब एयर में ऐड हो जाती हैं तो इनसे भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे डस्ट स्टॉर्म्स, यानी आप देखते हैं कि कभी कभार ऐसे तूफ़ान होते हैं जिनकी वजह से गर्द गुबार जो है उसकी ज़्यादा मिकदार जो है एटमॉस्फेयर में जाके हवा के साथ, एयर के साथ मिक्स होके इसको पोल्यूट कर देती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे देन डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आप जानते हैं कि हर किसी जानदार चीज़ को जो इस कायनात में आई है, जो पैदा हुई है, उसको एक ना एक बार इस कायनात को छोड़ के जाना है। लेकिन इसके मरने के बाद इसकी बॉडी क्या होता है ये आप भी जानते हैं। तो इसके डिके होने से, इसके गलने से, इसके सड़ने से भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सबस्टेंसेस प्रोड्यूस होके आते हैं जिसमें खासकर आप देखेंगे अमोनिया जैसी चीज़ें प्रोड्यूस होके आती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके एयर को पोल्यूट कर देती हैं। उसके बाद आप देखेंगे डिके ऑफ वेजिटेशन इन मार्शी लैंड्स, डिके ऑफ वेजिटेशन इन मार्शी लैंड्स। तो आप देखते हैं कि खासकर दलदल वाली ज़मीन जो होती है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स वगैरह जो हैं वो उगते हैं, और समय आने पे ये प्लांट्स जो हैं खुद व खुद या बहुत सारी एक्टिविटीज़ की बदौलत से ये जो है ये गल जाते हैं, और इनके गलने के साथ, सड़ने के साथ साथ वहाँ कुछ ऐसी गैसेस जैसे मीथेन जैसी गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होकर जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ये भी एयर पोल्यूशन कर देती हैं। उसके बाद जैसे अभी हमने आपको बता दिया कि प्लांट्स जो हैं इनसे निकलने वाले पोलन ग्रेन्स वगैरह जो हैं उनसे भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, एयर पोल्यूशन जो है वो रोनुमा होके आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आपको बता दिया कि ऐसे एजेंट्स जो एयर पोल्यूशन काज करते हैं तो उनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और फिर एयर पॉल्यूटेंट्स के जो हमने सोर्सेज आपको बता दिए ये दो तरह के होते हैं। एक तो हमने नेचुरल सोर्सेज बता दिया, दूसरा हमने मैन मेड सोर्सेज बता दिया। नेचुरल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हो गए जब कुदरती तौर पे इस कायनात में होने वाली कुछ तब्दीलियाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की बदौलत से कुछ सबस्टेंसेस एयर में जाके ऐड हो जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर देती हैं। तो ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनमें से आप सबसे पहले देखें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस आपने देखा, जब भी कहीं
आतिशफशां पहाड़ जो हैं उनके फटने से ज़मीन के अंदर से जो लावा निकलता है उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो वो जब एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं वो हमारे एयर का उसका स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर देते हैं और ऐसी एयर को पोल्यूटेड एयर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा एजेंट आपने देखा, दूसरा सोर्स आपने देखा इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स, यानी कुदरती तौर पे ये एक और होने वाली वजूद में आने वाली तब्दीलियां हैं जिनसे मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स जो हैं वो एयर में ऐड हो जाते हैं जो जानदार चीज़ों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होते हैं। थर्ड वन आपने देखा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की बदौलत से भी एयर में बहुत सारी तरह के सबस्टेंसेस जो हैं वो जाके ऐड हो जाते हैं जो उसके स्ट्रक्चर को उसकी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील कर देते हैं। और उसके बाद आपने देखा डस्ट स्टॉर्म्स, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डिके ऑफ वेजिटेशन इन मार्शी लैंड्स। और उसके बाद पोलन ग्रेन्स की बदौलत से भी आपने देखा कि बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं एयर के स्ट्रक्चर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं, तो इससे भी एयर पोल्यूशन रोनुमा होकर आती है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स की बदौलत से यानी कि मैन मेड सोर्सेज जो हैं, मैन मेड सोर्सेज में किस किस तरह से ये तब्दीलियाँ जो हैं रोनुमा होकर आती हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी तरह की पोल्यूशन, कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम एनवायरनमेंट पे उभर के आ रही है, इसके तीन मेन रीज़न हैं हमारे पास। सबसे पहले रीज़न जो है दैट इज़ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी आबादी का बेतहाशा बढ़ना। आबादी के बढ़ने के साथ साथ हमारी नीड्स भी की मिकदार जो है, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। और आबादी के बढ़ने के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स की मिकदार जो है वो भी बढ़ जाती है। तो दोनों सूरतों में जब हम अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो इस सूरत में हम नेचुरल सोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गैर दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन जो है वो उभर के आ जाती है। या जब एक्सेस ऑफ वेस्ट किसी जगह पे हो जाते हैं तो इनको सही ढंग से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता है, तो इस तरीके से भी हमारे न जानते हुए भी या जानते हुए भी हवा में कुछ ऐसी गैसेस जो हैं वो ऐड हो जाती हैं जो एक जानदार चीज़ के लिए और ख़ासकर ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और दूसरा मेन रीज़न जो है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स की वजह से एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो, या दैट इज़ अर्बनाइजेशन। तो आप जानते हैं कि आजकल या पहले भी आप जानते हैं गाँव या देहातों से लोग जो हैं वो माइग्रेशन करके सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं उनकी मजबूरियां भी हैं, क्योंकि रोज़गार के चक्कर में या जो उनको गाँव में देहातों में उनको जो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है, चाहे वो मेडिकल या एजुकेशन के हवाले से क्यों ना हो, तो इस सूरत में गाँव से लोगों को शिफ्ट करके जाना पड़ रहा है सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ, जहाँ इनको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया होती हैं। लेकिन वहाँ शहरों की आबादी के बढ़ने से इसी तरह की प्रॉब्लम्स उभर के आ जाती हैं। वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, या अगर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन वहाँ की जाती है तो वहाँ जो लैंड इतनी अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ही कंजेक्टेड एरियाज़ में इनको अपनी ज़िंदगी बसर करना पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं इनकी सेहत पे उभर के आ जाते हैं। और तीसरा अहम रीज़न जो है दैट इज़ द एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक इंसान जो है इसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का, बहुत सारे कारखानों का जो है उनको वजूद में लाया है, उनको कायम किया हुआ है। लेकिन इन इंडस्ट्रीज से, इन कारखानों से निकलने वाले जो वेस्ट्स हैं, चाहे वो लिक्विड की सूरत में निकलते हों या सॉलिड की सूरत में निकलते हों या फिर गैसेस की सूरत में निकलते हों, ये जाके जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिल जाते हैं और ख़ासकर जब हमारे एयर के साथ ये चीज़ें मिल जाती हैं तो इनकी बदौलत से भी वहाँ एयर पोल्यूशन जो है वो रोनुमा होके आ जाती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स की बदौलत से आप देखते हैं कि एडवांसमेंट जब हमने की बात की तो आप देखते हैं ऑटोमोबाइल से,
यानी आप आजकल देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास बहुत तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें गाड़ियाँ वगैरह या बाकी के तरह के सोर्सेज जो आप देख रहे हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जो कुछ भी ईंधन फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है तो उनके यूज़ से वहाँ हार्मफुल कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके, हमारे एयर में जाके इसको एयर पोल्यूशन कर देते हैं। तो इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, यानी अभी हमने देखा कि एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक इंसान जो है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग्स को अगर जब इनकी आबादी बढ़ जाती है तो मकान बनाना लाजमी बन जाता है। तो मकान बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें लकड़ी भी एक हमारा जुज़ है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके लिए, एक मटीरियल का एक हिस्सा है। तो लकड़ी हासिल करने के लिए क्या किया जाता है कि जंगल के जंगल जो है उनका सफाया किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। लेकिन नए दरख्त उगाने के लिए, नए दरख्त लगाने के लिए मुझे लगता है कि हमारी तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब इनकी मिकदार कम हो जाती है तो इस सूरत में भी हमारे एयर पोल्यूशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप देखते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर या इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन बीइंग की बदौलत से ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनकी बदौलत से एयर पोल्यूशन जो है वो रोनुमा होके आती है। तो दिस वाज देयर स्टूडेंट्स अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एजेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एंड देन वी डिस्कस्ड द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।